क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे ये बोल रहा है कि सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला प्रथम स्टेशन है। तो देखिए अहमदाबाद इसका सही जवाब, और मैं आपको बता दूं कि ये पश्चिम रेलवे के तहत आता है। तो गुजरात के अहमदाबाद में इस तरह का नवाचार शुरू किया गया है और ये ऐसा करने वाला पूरे देश में पहला रेलवे स्टेशन बना है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कोविड-19 की जो बीमारी है एक बहुत बड़ी महामारी है और ये एक संक्रमित रोग है। तो उसके मद्देनज़र जो भी कर्मचारी हैं और रेलवे के जितने भी यात्री होते हैं जो रोज़ यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सैनिटाइजिंग टनल, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, स्थापित की गई है। और WHO द्वारा सर्टिफाइड एक सेंसर इसमें लगा हुआ है जो इस पूरी, जब कोई भी व्यक्ति इसमें से निकलता है तो उसका एक प्रत्यक्ष डॉक्यूमेंट वो बना करके देता है कि हाँ ये व्यक्ति पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो चुका है। तो देखिए इसमें किस तरह से होता है कि जब भी व्यक्ति इस टनल के अंदर से जाएगा तो यहाँ पर फॉगिंग की जाएगी, यानी कि भाप के द्वारा रोगी के आसपास उसके बाहर जितने भी कीटाणु या विषाणु हैं, खास करके जो वायरस है कोविड-19 का अगर मौजूद है, यदि वो व्यक्ति संक्रमित है और उसके बाहरी सतह पर कपड़ों पर यदि कोई भी ऐसा वायरस मौजूद है तो उसे उस वक्त कुछ देर के लिए सैनिटाइज किया जा सकता है ताकि वह अन्य यात्रियों को संक्रमित ना करे। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी गुजरता है तो वो इसमें से सैनिटाइज हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और ये एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे NTPC जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, RS में भी आ सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों हेतु क्वारंटाइन सुविधा प्रारंभ की गई है? एक बात मैं आपको बताऊं, क्वारंटाइन शब्द हम सुन रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण ये शब्द चर्चा में बना हुआ है, परंतु उसका हिंदी अर्थ क्या, हिंदी शब्द क्या होता है? देखिए इसको आप याद रखिए, इसका हिंदी में जो शब्द है वो होता है संगरोध। तो ये जो सुविधा है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में की गई है जो नैनीताल उत्तराखंड में है। तो इसे आप ध्यान रखिए। और जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि सन 1936 में जो बंगाल टाइगर है उनको संरक्षित करने के लिए देश की पहली बाघ संरक्षण परियोजना थी, बाघ संरक्षण परियोजना थी। और जो पुराना नाम था 1936 में वह था हैली नेशनल पार्क। तो ये छोटी मोटी जानकारियां हैं, ये परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, इसे आप ध्यान में रखिए। और तात्कालिक जो एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनका नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, तो उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा था फ्रेंड्स। तो आप इसे ध्यान रखिए, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इस नाम पर पड़ा था। चलते हैं आगे। हाल ही में चीन ने 6.5 लाख कोविड-19 जांच किट किस देश को दिए हैं? तो ये है भारत। तो इसमें देखिए जांच किट इस तरह से दिए गए हैं, जो 5.5 लाख किट हैं वो हैं रैपिड बॉडी टेस्ट, रैपिड बॉडी इंस्पेक्शन किट, यानी कि जो जल्दी से जांच का परिणाम दे देते हैं वो हैं। और 1 लाख किट हैं इसमें, वो RNA टेस्टिंग किट हैं, RNA जांच किट। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए। WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम हेतु अपना राजदूत बनाया है। तो ये है विश्वनाथानंद, जो शतरंज के चैंपियन हैं और ये अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राजदूत का मीन्स ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने कृषि उपज मंडियों में ग्रामीण किसानों की सहायता हेतु कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो यह है कृषि रथ। अब कृषि रथ में होगा क्या? देखिए कृषि रथ ऐप किसानों को उनकी जो कृषि उपज होती है, उनके जो कृषि उत्पाद होते हैं, उसका मंडी तक, जो कृषि मंडियाँ होती हैं उन मंडियों तक वाणिज्यिक और जो व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पहुंचाने का एक ज़रिया है। तो ये एक एप्लीकेशन के माध्यम से होगा जो बहुत कारगर है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी किसान अपने उत्पाद और उससे संबंधित जो भी उसकी किस्म है और उसके जो दाम हैं, उसकी जो मात्रा है,
उसको अपलोड कर सकता है, यानी कि पोस्ट कर सकता है ऐप पर। और ये संबंधित जानकारी ट्रांसपोर्ट जो संबंधित कंपनियां हैं मंडियों में जो होती हैं, और साथ ही में जो विक्रेता होते हैं, ग्राहक होते हैं जो इस उत्पाद को खरीदेंगे, उन तक भी ये जानकारी साझा होगी। और साथ में एक ऐसा ऑनलाइन मंच बनाया जाएगा जहां पर निगोशिएशन भी हो सके, यानी तोलमोल भी हो सके। तो आप इसे ध्यान रखिए। चलते हैं आगे, इसे आप इम्पोर्टेंट टिक कर लेना। वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, तो इसमें भारत की रैंकिंग है वो 142 है। ये 180 देशों में निकाली गई थी। वर्ष 2019 में 140 रैंक पर भारत हुआ करता था, परंतु 2 अंक इस बार नीचे फिसल गया। तो इसमें जो है, जो प्रथम वो है रैंक, वो है नॉर्वे की, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और इस तरह के सूचकांक में ये प्रथम होते हैं। और यदि आखिरी बात करें तो वो है आपका नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, क्योंकि यहाँ पर तानाशाह है और किम जोंग, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा अपने सनकीपने के लिए चर्चा में रहते हैं। तो नाम से ही पता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पत्रकारों को उनकी पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता के लिए जितनी सहूलियत देता है कोई देश, उस पर यह आधारित है। और वर्तमान में ही एक आप ज्वलंत मुद्दा आपने सुना होगा कि अर्णब गोस्वामी पर एक पार्टी के लोगों के द्वारा अभी हमला किया गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो बातें हैं ये क्या लोकतंत्र पर कुठाराघात हैं, और ये आपकी जो राइट टू एक्सप्रेस, जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पत्रकारिता के संदर्भ में, उस पर एक तरह का कलंक है। और इन चीज़ों को, सब चीज़ों को एक तरह से नज़र में लाया जाता है जब ये सूचकांक बनाए जाते हैं। तो हो सकता है अगले साल आप इस इंडेक्स में भारत को बहुत पिछड़ा हुआ भी देख सकते हैं। खैर, अभी ये हमारा मुद्दा नहीं है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये गोवा है। और द्वितीय राज्य की बात करेंगे तो वो मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट से। तो फ्रेंड्स देखिए, मुक्त राज्य की परिभाषा यही है कि पिछले 14 दिन में यदि कोई भी कोविड-19 यानी कोरोना पॉजिटिव नहीं आता है तो उसे ही कोरोना मुक्त मान लिया जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है, दापोरिजो पुल कहाँ स्थित है? तो ये सुबनसिरी नदी पर है। अब सुबनसिरी नदी के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है दापोरिजो पुल ना पूछे और सुबनसिरी से संबंधित जानकारी को वो पूछ ले। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये असम, अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत है वहाँ पर ये बहती है। तो हमारे यहाँ 2 राज्यों में इसका भाव क्षेत्र है। और असम के लखीमपुर ज़िले में ये जो नदी है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी उपनदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और अन्य बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँ तो देखिए, इसकी लंबाई 442 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले। और यहाँ पर हाल ही में जो दापोरिजो पुल है, जैसे कि आप इसे देख रहे होंगे, दापोरिजो पुल यहाँ पर BRO के द्वारा बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ ईस्ट में जो अवसंरचनात्मक निर्माण का कार्य है वो इसी संस्था के पास में है। और यहाँ पर ये इस पुल की जो लंबाई है वो 430 फीट है। और ये वही जगह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही देश में सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये NTPC में इस तरह की जो जानकारियाँ हैं वो पूछी जाती हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, लगभग 7.92% जो पानी है वो उसका जो मात्रा है वो सुबनसिरी नदी द्वारा ही होती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने किस देश में पहला डिजिटल बैंक बनाया है? तो इसका सही जवाब है इजराइल। कोविड-19 के चलते हुए पूरे विश्व में एक अस्थिरता आई हुई है, तो इसे लॉन्च 2021 में किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो TCS है ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और अभी देश में काफ़ी जो सर्वोत्तम कंपनी है उनमें इसका नाम है। तो हेडक्वार्टर इनका जो है वो मुंबई में है और TCS की स्थापना 1968 में हुई थी। वर्तमान में अगर मैं इसके हेड की बात करूं तो वो नटराजन चंद्रशेखरन हैं। चलते हैं आगे।
निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने पद संभाला है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आरएस में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। प्री एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो देखिए संजय कोठारी हैं, इन्होंने अपना पद अभी हाल ही में संभाला है। और इनके बारे में बता दूं कि ये सन 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, हरियाणा कैडर के। और इनकी जो भी शपथ समारोह हुआ था तो वहाँ पर माननीय रामनाथ कोविंद जी और ये स्वयं भी आए थे और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। ये 2 इमेज आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो सबने मास्क लगा रखा था। तो अभी तक ये जो संजय कोठारी जी हैं ये राष्ट्रपति जी के सचिव हुआ करते थे। और 2016 में ये DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन पब्लिक ग्रीवेंसेस वहाँ पर सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, ये मुख्य बातें हैं। तो जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसके बारे में यहाँ जो जानकारियाँ हैं वो सभी समाप्त होती हैं। अब इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि जो इंटरनेशनल सिनारियो है हम उसे देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को लिखते हुए चलेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, चीन में चूहों से फैलने वाले वायरस का क्या नाम है? तो चाइना इस तरह की जो अभी हरकतों में अव्वल है, हंता वायरस है देखिए इसका नाम। और ये अभी कोरोना वायरस समाप्त भी नहीं हुआ कि हंता वायरस ने दस्तक दे दी। तो ये चूहों की लार से फैलता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, चूहों की जो लार होती है उससे फैलता है। लेकिन ये कोरोना के बराबर घातक नहीं है, ये क्यूरेबल है, इसका इलाज हो सकता है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति की मौत हुई है, हालांकि चीन पूरे आंकड़े देता नहीं है, और 32 लोग संक्रमित बताए गए हैं। तो कुल मिला के बात यही है, जो भी आप अनशंट जो चीज़ें खाने की होती हैं, देखिए नॉनवेज में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग क्या है कि कुछ हद पार कर जाते हैं, तो वो सोच नहीं पाते कि हम कौन सी लाइन कहाँ पार कर गए, और परिणाम इतने घातक होते हैं कि कभी कभी संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे कि कोरोना वायरस चीन का दिया हुआ अभिशाप है जो पूरे विश्व को दर्द दे रहा है। और इससे जो हंता वायरस की अगर मैं बात करूं तो ये बुखार, थकान और सिर दर्द, हेड पेन होता है जो, और मांसपेशियों में दर्द यानी कि शरीर में अकड़न। तो इस तरह के जो इसके वो हैं लक्षण, तो इसके बारे में ध्यान रखिए। देखिए हंता वायरस चूहों से फैलने वाला वायरस है जो सबसे पहले अभी चीन में आया है। तो आपको बस ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको जानकारी के लिए दे दी, क्योंकि आपसे कभी हो सकता है शायद पूछा जाए। तो आप इन तीनों चीज़ों को ये ध्यान रखिए कि चूहों से फैलने वाला जो वायरस है वो है आपका हंता वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 को जांचने हेतु यूएसए ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट लॉन्च किया है, तो उसका नाम है क्लारा। और ये क्या है कि इनकी जो एक अथॉरिटी है, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल प्लान, और साथ में यहाँ पर जो ये आर्टिफिशियल जो ये मंच इन्हें दिया है, ये दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इन दोनों ने सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल प्लान, इन्होंने और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर के इसे बनाया है क्लारा को। तो बीमारी के बारे में जानकारी मिलेगी और घर पर ही एक तरह से सुरक्षा के जो वो हैं प्रबंध वो इसमें किए जाएंगे। तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में कोविड-19 संक्रमण से किस देश की राजकुमारी का निधन हो गया? तो देखिए स्पेन की राजकुमारी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, इनका नाम है मारिया टेरेसा और इनकी उम्र थी 86 ईयर। तो दुनिया में शाही परिवार की जो पहली सदस्य हैं मारिया टेरेसा, जो कोरोना के कारण मतलब मर गई हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के उपचार हेतु कौन सा देश एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला राष्ट्र है? तो देखिए ये जो सिफारिश है वो भारत में ही हुई है, और इंडियन जो काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है इनके द्वारा ये सिफारिश की गई है। और इसमें होगा ऐसा कि 15 से 20 मिनट में ही रिजल्ट्स आपके सामने होंगे कि आपको कोरोना संक्रमण है या नहीं है।
तो कोई व्यक्ति पहले से वायरस से संक्रमित था तो इसकी पुष्टि के लिए जो भारत में एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया जाएगा। तो ये रक्त में पाया जाने वाला एक वो है एलिमेंट, तो कोविड-19 महामारी को समझने में ये मदद करेगा। और इस तरह की जो नवाचार है कोविड-19 को लेकर के वो भारत में पहली बार है। और ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है, तो इसे आप ध्यान रखिए, जो रक्त में एंटीबॉडी को जांचता है। और ये परीक्षण मौजूदा जो तरीके हैं उनसे अलग है, क्योंकि जो संक्रमण सक्रिय संक्रमण होता है उसका निर्धारण करने के लिए नाक या गले से मतलब जो सैंपल है वो लिया जाता है। और ये परीक्षण निर्धारित करता है कि व्यक्ति के रक्त में उसके खून में एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर ये जो वायरस है ये संक्रमित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोनों एक तरह की संभावना होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर पता लगाया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपके सामने इस तरह से, किस संस्था ने कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज हेतु रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने हेतु मंजूरी दी है? तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मंजूरी दी है। और जो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर इस तरह की जो जोहन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, तो उनके शोधकर्ता हैं, उन्हें परमिशन दी गई है संस्था द्वारा कि आप पता लगाइए कि कोविड-19 से जो लोग ठीक हुए हैं उन लोगों के जो रक्त प्लाज्मा है उन पर नए रोगियों और सेहतमंद लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकेगा। तो यूएसए में है ये, तो इसे रिसर्च की अनुमति मिली है। तो आप इसे ध्यान में रखिए, ये नॉलेज काफ़ी काम में आएगी। जो ठीक हुए लोग हैं उनके ब्लड प्लाज्मा का उपयोग किया जाएगा किन के अंदर? जो रोगी हैं या जिन्हें सेहतमंद हैं परंतु उन्हें होने की संभावना है, उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह की ये तकनीकी है। अगला प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्तमान G20 समूह के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, तो यह है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है रियाद में, वहाँ ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये अभी जो 2020 में है ये हुआ नहीं, होगा, तो आप इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। जो 2020 का जो सम्मेलन है, अध्यक्षता है, वो अभी होगी नवंबर के महीने में। इसे आप ध्यान में रखिए, 21 से 22 नवंबर तक ये होगा, तो इसे आप ध्यान रखना। देखिए, G20 क्या है कि देश की नहीं, विश्व की 20 अर्थव्यवस्था हैं, उनके वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं, जैसे हमारा RBI है, तो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर सम्मिलित होते हैं और मूल्यांकन करते हैं। इन 20 अर्थव्यवस्थाओं में आपको पता होना चाहिए 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन होती है। और हेडक्वार्टर देखिए, G20 का हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है। ये संस्था सन 1999 से कार्यशील है और पूरे विश्व की लगभग 85% GDP के जो अर्थव्यवस्था देश हैं वो इसमें शामिल हैं। व्यापार की बात करूँ तो ये लगभग 80% है। और यहाँ G20 के समूह के जो देश हैं वो दुनिया की 2/3 आबादी का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि G20 कितना इम्पोर्टेंट है। और ये इसी साल नवंबर के महीने में रियाद यानी सऊदी अरब में होगा, आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। कोरोना महामारी अभी किस देश के जानवरों में पाई गई है? तो देखिए, ये यूएसए का एक चिड़ियाघर है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ब्रोंक्स जू। वहाँ पर एक बाघ है, उसमें ये जो कोरोना के प्राथमिक लक्षण है, एक मादा बाघिन है, वहाँ पर देखे गए हैं। तो वायरस संक्रमित होने का किसी जानवर का ये पहला मामला है। मामले इससे पहले भी आए हैं लेकिन वो ज़्यादा प्रमाणित नहीं है हालांकि। तो एक बेल्जियम में एक बिल्ली थी, उसमें भी इस तरह के जो कोरोना के लक्षण हैं वो देखे गए हैं। तो फिलहाल जो प्रमाणिक है वो मादा बाघिन है, पहला मामला है जो ब्रोंक्स जू में है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की
2020 लिस्ट में सबसे युवा अरबपति कौन है? तो ये काइली जेनर है और ये एक रियलिटी शो की स्टार है। मैं अगर आपको बताऊं, ये क्या है, एक रियलिटी शो की स्टार। रियलिटी शो जैसे आप बिग बॉस हमारे इंडिया में चलता है, इस तरह से वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है और उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो ये क्या है कि एक कॉस्मेटिक कंपनी भी चलाती हैं, कॉस्मेटिक कंपनी भी है जिसका नाम क्या है, काइली स्किन। तो आप इसे ध्यान में रखिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो रघुराम राजन जी से जुड़ा हुआ है। पूर्व आरबीआई गवर्नर जिन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रमुख का सलाहकार बनाया गया है, तो वहाँ की प्रमुख है, आप उन्हें जानते हैं, उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। उनका सलाहकार इन्हें नियुक्त किया गया है, रघुराम राजन जी को। तो ये जो 11 अन्य विशेषज्ञों को बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया जाता है, तो उनमें हमारे रघुराम राजन भी हैं, जो पहले आरबीआई गवर्नर रहे थे और काफ़ी विवादित मामलों के तहत चलते इन्होंने बहुत ही आनन फानन में इस्तीफ़ा दे दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो ये समूह है, कोरोना वायरस के कारण जो दुनिया में अभी अस्थिरता आई है, उसके नीतिगत मुद्दों पर ये अपना एक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। तो इस समूह में 12 प्रतिष्ठित लोग हैं और उनके पास में जो अपने अपने जीवन का कार्य क्षेत्र का एक बड़ा अनुभव है, तो उसे यहाँ पर रखा जाएगा। और रघुराम राजन फिलहाल में यहाँ से आरबीआई से जब इस्तीफ़ा देके गए थे, तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवाई का निर्माण सर्वाधिक किस देश में होता है? तो यह है भारत। जाहिर सी बात है, हमने हर देश को, लगभग 32 देशों को हमने ये दवाई अभी निर्यात की है, जिसमें मालदीव, यूएसए से लेकर के बड़े बड़े कंट्री भी हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं और अगले प्रश्न में भी इसका जिक्र होगा। तो लगभग 70% जो हम इस दवाई का निर्माता है, और ये दवाई है जो H1 कैटेगरी में आती है, यानी कि डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब करने पर ही आपको केमिस्ट स्टोर से मिलेगी। तो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत ही है। और फार्मास्यूटिकल जो डिपार्टमेंट है, उसकी घोषणा के अनुसार देश में घरेलू आवश्यकता और निर्यात को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है और क्षमता है देश के पास में। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उच्च जोखिम वाले समूह के लिए इस दवाई को काफ़ी निवारक बताया है कोविड-19 से लड़ने में। हालांकि ये दवा है वो मलेरिया के काम में आती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप डबल टिक कर लें। मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड में, और जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है यूरोप में, उसी का ही ये हिस्सा है मैटरहॉर्न पर्वत। और जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ की सरकार ने इस पर्वत पर अभी भारत के नक्शे को एक बीम लाइट के द्वारा दर्शाया था, और ये 1 किलोमीटर इस फ्लैग है हमारे, इसकी लंबाई है, जिसे लेज़र लाइट द्वारा बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, इस पर्वत की जो मैं आपको बता दूं, मैटरहॉर्न पर्वत है, ये 14,690 फीट इसकी ऊंचाई है, और बीम लाइट के द्वारा 1 किलोमीटर का तिरंगा रोशन किया गया था। तो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने की है, उसकी तारीफ के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए ये जो है भारत का गौरव बढ़ाने के लिए किया गया था। और गुरलीन कौर वहाँ पर हमारी एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं स्विट्ज़रलैंड में, गुरलीन कौर। तो उन्होंने अपने ट्विटर पर सबसे पहले इसे पोस्ट किया था, जिससे फिर ये देश में वायरल हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसे रिट्वीट किया। तो आप इसे देख सकते हैं, देश के लिए जिस तरह से यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के पुलिस विभाग के और सभी लोग, मतलब यहाँ तक कि मैं ये भी बोलूँगा कि जो कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, उनके साहस को प्रणाम है। और जिस तरह से हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं, 133 करोड़ की जनता का हमारा देश है, तो ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से अब तक हमने काबू पाया है। आज की डेट में भी 1000 से ऊपर जो मौतों का आंकड़ा है वो नहीं पहुंचा है, और ज़्यादातर लोग वही लोग हैं जो पहले से किसी न किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं। तो इस तरह से आप मान सकते हैं भारत ने सच में काफ़ी काबिल तारीफ़ काम किया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रश्न था वो यही था, आप इसे ध्यान में रखिए।
मैटरहॉर्न पर्वत के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, और इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट टिक लगाइए, ये स्विट्ज़रलैंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भांग की खेती को चिकित्सीय उपयोग हेतु कानूनी वैध घोषित किया है? तो इसका जो सही जवाब है वह लेबनान है, और लेबनान में ऐसा किया गया है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे जो कृषि की वो है, कृषि के जो उत्पाद निर्मात क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी, और लेबनान की जो आयात है उस पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान में रखिए, कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए ये काफ़ी इसे प्रशंसा की जा रही है। हाल ही में किसने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये है फेसबुक। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, और ये कम से कम इसकी जो लागत है लगभग 43,574 करोड़ रुपए है, और ये दोनों मिलकर के एक सुपर ऐप भी बना रहे हैं, डिजिटल पेमेंट। तो देखिए ये होगा क्या, ये कोई भी जैसे हम डिजिटल पेमेंट या बुकिंग करते हैं, या कोई भी ऐसा हम जब ऑनलाइन आहरण करते हैं, या गेमिंग के लिए, आजकल गेमिंग मतलब एंड्रॉयड मोबाइल पर सबसे ज़्यादा फेमस है, टीनेजर्स में भी और बड़े लोगों में भी। तो हर चीज़ के लिए ये एक सुपर ऐप बना रहे हैं ताकि उस पर बिल्कुल मल्टी फंक्शनल रूप से काम किया जा सके। तो आप इसे ध्यान में रखिए, रिलायंस जियो और फेसबुक मिलकर के बना रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे यही है कि इसकी जो हिस्सेदारी है, या लगभग 10% मानिए, वो फेसबुक ने खरीदी है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2020 में आसियान देशों की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई है? तो यह है वियतनाम। और देखिए अध्यक्षता जो प्राप्त होने का जो सिलसिला होता है वो 1 by 1 जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है, अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर होता है उसी से ही सदस्य देशों को इसकी अध्यक्षता मिलती है। तो 2019 में